गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे शेड्यूल में थोड़ा बदलाव आया। आज इनफैक्ट इंडियन पॉलिटी की क्लास होनी थी, तो सर को थोड़ा बाहर से आने में लेट हो गया बहुत, वो कल हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा मैं आज इकोनॉमी की क्लास लेता हूँ। थैंक यू फॉर योर ऑल कमिंग। मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कहूँगा। जैसे कल मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स का बच्चों में एक फोबिया रहता है। इकोनॉमिक्स बाकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की तरह सब्जेक्ट नहीं है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को मगअप कर लेंगे। इसमें खासकर इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कुछ बड़ी अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स, मैं अभी बात करूँगा कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जिनको मैं आगे कल जब मेन लेक्चर शुरू हो जाएंगी तो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा तवज्जो हमको देनी है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर। और जितने भी आज भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, बिकॉज आफ्टर 2014 के बाद इस सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए हैं फॉर दी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उन सब का जिक्र होगा। बिकॉज अगर आप पुराने पेपर देखें तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन दोज प्रोग्राम्स, दोज स्कीम्स, दोज पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इसमें कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आपकी जेके यूटी में सरकार ने ली है, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा होगा इकोनॉमी, हालांकि अभी देखते हैं क्या होता है। आजकल बहुत सारे सिलेबस एसएसबी के आ रहे हैं जिसमें इकोनॉमी की जगह उन्होंने लिख दिया इकोनॉमिक्स, अब्लीक इकोनॉमी। तो मैं दोनों को चीज़ें लेके चलूँगा। बिकॉज अगर आप अपने पुराने पेपर देखें एसएसबी के, सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या हो रहे हैं, आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से भी होते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी से भी होते हैं। और ये फैक्ट है कि ज़्यादा क्वेश्चन तो इकोनॉमी से ही होते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है known as oikonomia, 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 जिसका मतलब है oikos and namin। oikos means household और namin means management। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का असली मतलब है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। इसका मतलब था हाउ टू मैनेज ए हाउसहोल्ड। हर हाउसहोल्ड के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, या होते थे या होते हैं किसी भी देश के हाउसहोल्ड में, दे आर ऑलवेज स्केर्स। मैं भी बात करूंगा स्केर्सिटी की भी। दे आर ऑलवेज स्केर्स एंड ह्यूमन वांट्स ऑफ द and the wants of the households are unlimited। तो मुझे लगता है अभी आप समझ गए होंगे how to manage those scarce economic resources in such a way so that maximum human wants faced by the households are satisfied। मैं एक बार फिर बोलूं कि जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनोमिया एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है। इकोनोमिया को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। आइकॉज मीन्स हाउसहोल्ड, नेमीन मीन्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ द हाउसहोल्ड इन नटशेल इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इकोनॉमिक्स को भी कई लोगों ने डिफाइन किया है। पहले मैं जो
चंद एक दो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है एक क्वेश्चन है जो आम जेके एसएसबी के जहां एसएससी सीजीएल के पेपरों में आता है। आप देखो पुराने जितने भी पेपर हैं और आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन होगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, विच बुक ही हैज रिटन, व्हेन डिड ही राइट द बुक, वगैरह वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ये भी एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स बेसिकली इज ए सोशल साइंस। कई बार आपको ये आपके एसएसबी के बहुत सारे क्वेश्चंस में पेपर में ये आया है, इकोनॉमिक्स इज ए फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए नेचुरल साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली ए सोशल साइंस। और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जो हैं वो फिजिकल साइंसेज हैं, जैसे बॉटनी, जोलॉजी, बायो साइंसेज हैं, लाइफ साइंसेज हैं, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इट्स ए सोशल साइंस बिकॉज इट डील्स विद द सोसाइटी। ये सोसाइटी के साथ डील करती है। इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको पहले कह चुका हूं, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स is a social science which deals with all those activities of man which are related to the management of scarce economic resources. It tells a man how to earn his living. इकोनॉमिक्स हमको ये बताता है हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएं, हम कैसे प्रोडक्शन करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे कंजम्पशन करें, कैसे ट्रेड करें। ऑल दीज एक्टिविटीज कम अंडर इकोनॉमिक्स। और मैं इकोनॉमिक्स को ढंग से डिफाइन करने के लिए देर आर 3 डेफिनेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि देर आर 4 डेफिनेशन, बट जो 3 डेफिनेशन हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमी को समझने के लिए आपको पहले इकोनॉमिक्स का मतलब तो आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको उन डेफिनेशंस की बात करूंगा, बहुत क्रिस्प बात करूंगा, क्रिस्प, लंबी कहानी नहीं करूंगा, बिकॉज आपको कोई बीए या एमए इकोनॉमिक्स नहीं करना है। आपको स्मार्टली समझना है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखिए 3 लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमी को, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। फर्स्ट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, he was the first person to have written a book on economics called as Wealth of Nations. इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, who wrote this book in 1776. ये बड़ी अहम बात है बेटा आपके लिए। Adam Smith was the first person to have written a book on economics. बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने जो सबसे पहली बुक लिखी, इट वाज रिटन इन 1776, और उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज ए science of wealth. He said it is a subject which
tells us, which teaches us how to earn wealth, how to spend wealth. That's all. ये बड़ी एक क्रूड सी डेफिनेशन थी. बाद में लोगों ने बोला बड़ी क्रूड, बड़ी सेल्फ इंटरेस्ट वाली डेफिनेशन है. बिकॉज वेल्थ, उन्होंने बड़ा अच्छे बोला, इट स्टार्ट्स विद वेल्थ, इट एंड्स विद वेल्थ. वेल्थ इज एवरीथिंग फॉर एडम स्मिथ एंड हिज डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और एक बढ़िया रिफाइंड डेफिनेशन दी. दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. प्रोफेसर मार्शल gave another definition which is called as welfare oriented definition, was given by Marshall, and he wrote a book. This was the second book, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. पहली बार किसी ने इसको नाम दिया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इन 1890 he said welfare is more important. He said welfare is more important. 1890 he said welfare is more important. Why do we earn wealth? We don't earn wealth for the sake of wealth. प्रोफेसर मार्शल ने बोला, we don't earn wealth for the sake of wealth. We earn wealth for the sake of welfare. Why does human, जो इंसान है वो इतनी एक्टिविटीज क्यों करता है? एक किसान अपने खेत में क्यों जाता है? दुकानदार दुकान क्यों करता है? Why all these things happen? Because basically they try to earn their livelihood. Economics is around earning livelihood so that the human welfare increases. This was second definition. And then there was a very very important definition जिसको आज भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है. थर्ड, scarcity oriented definition, that was given by Lionel Robbins in 1932. This was given by Lionel Robbins 1932. He says, बहुत अच्छी, ये आप प्लीज इसको सुने आप. He says economics studies the human behavior. Economics studies human behavior as a relationship between ends and scarce means. इसमें क्या पहला आता है? Ends. Number 2, scarce means. And number 3, alternative uses of scarce resources. लियोनेल रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स डील करती है विद एंड्स. एंड्स मीन्स अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, but the resources to satisfy those wants are limited. They are scarce. Whether it's a human being, whether it's an economy, whether it's America, whether it's India, whether it's China, whosoever it may be, the ends are unlimited. जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और जो मीन्स हैं टू सेटिस्फाई दोज, दे आर वेरी स्केर्स. और हर स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं. कहने का मतलब जो आपके पास जो पैसा पड़ा है, या देश के पास जो पैसा पड़ा है, फिनांस मिनिस्टर के पास जो मनी है, जो रिसोर्सेज हैं, उसके कई अल्टरनेटिव यूजेस हैं. वो उससे ब्रिज बनाए, वो रोड बनाए, वो हॉस्पिटल बनाए, वो स्कूल बनाए, वो कॉलेज बनाए. सेम इज द केस विद द वी इंडिविजुअल्स. ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्केर्स. वांट्स विच आर टू बी सेटिस्फाइड, दोज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. अब सुने आप, अब आई एम ट्राइंग टू क्लोज दिस डेफिनेशन पार्ट, दैट according to Lionel Robbins, economics is a science which tells us how to make the judicious use of scarce economic resources
in such a way so that unlimited human wants are satisfied. This is the basic purpose of economics. How to make the best use of resources. How to make, basically, it's about choice. It's about choice. How to choose among different wants to be satisfied by making use of the scarce economic resources. How to make choice. How to make a choice regarding the use of these scarce economic resources so that human beings are wants are satisfied. एक और definition थी जो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा. That was given by one more P.A. Samuelson. Fourth definition given by P.A. Samuelson. It is called as growth definition. It is based on sustainable development. प्रोफेसर P.L. Samuelson एक नोबेल प्राइज विनर हैं. इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ प्रेजेंट वांट्स को सेटिस्फाई करना नहीं है. इकोनॉमिक्स का यह भी काम है टू सी हाउ द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस आर फुलफिल्ड. हम कहते हैं वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज टुडे ओनली एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन. बट प्रोफेसर सैमुअलसन का कहना है सही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वो है विच टेक्स केयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमन वांट्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन as well as the future generation. When you take care, when you make use of resources in such a way so that you are able to address to the human wants of present generation as well as to the future generation. We should save resources, we should regenerate resources, we should procure resources, we should find alternatives so that future generations are also taken care of. This was all about the definitions of economics. अब मैं बात करूंगा what are the focus areas? What are the focus areas of Indian economy? इंडियन इकानमी में फोकस क्या रहेगा? फोकस ये बड़ा ज़रूरी है. फोकस ऑफ इंडियन इकानमी का जो आपका सिलेबस है वो क्या फोकस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक हम डील करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होना चाहिए. यह मैंने इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन वगैरह बता दी वो इसलिए बताई ताकि आपको मालूम पड़े इकोनॉमिक्स होता क्या है. बिकॉज पॉलिटिकल साइंस तो समझते हैं आप, हिस्ट्री भी समझते हैं, ज्योग्राफी भी समझते हैं, सोशियोलॉजी भी समझते हैं. इस तरीके से इकोनॉमिक्स का भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो डील करती है विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस. अब फोकस क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, यह बहुत ज़रूरी है बेटा. सबसे पहले मैं बात करूंगा योर नेशनल इनकम, जिसमें पढ़ते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, उनको ये मालूम भी नहीं होता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है. नॉमिनल जीडीपी, ये अहम क्वेश्चन आप देखोगे पुराने पेपर, आपके पास कुछ बुक्स पढ़ी होंगी. रियल जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, these are some of the and many more. मैंने ये वो कॉन्सेप्ट्स लिखी हैं आपके लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं. आपके पास बहुत सारी पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी, पुराने पेपर होंगे, आप देखेंगे हर पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से होंगे. ये मैंने सारा आपसे एक्सप्लेन करना है. दिस इज द फर्स्ट फोकस एरिया. नंबर 2, दिस इज द फर्स्ट फोकस एरिया जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और सेकंड, लेट मी टेक इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन
एग्रीकल्चर, इसके ऊपर बहुत कुछ है, आप पढ़ेंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज द लोएस्ट, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज एवरग्रीन रेवोल्यूशन, who is the father of green revolution in the world, who is the father of green revolution in India, what is the latest agricultural policy of the government, what are the various schemes meant for farmers. और सबसे अहम आज बात जानने की जरूरी है, क्यों आज फार्मर्स बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पे. कौन से वो 3 एक्ट हैं जिनकी वजह से आज किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या है? व्हाट इज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? किसान क्यों बार बार गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हमको लिख के दीजिए कि हमारा जो फूड ग्रेन है वो MSP पे ही बिकेगा? व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. मैंने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन, देन लैंड रिफॉर्म्स which are very historical. Beta, for your information, land reforms were started from J&K. They were started by Sheikh Sahab, who took a very bold initiative of starting land reforms in India in 1948. उसके बाद केरल में स्टार्ट हुए, उसके बाद बाकी स्टेट्स में स्टार्ट हुए. लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं उनका बहुत जिक्र करना ज़रूरी है, बिकॉज आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. फिर लेटेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, किसानों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनको एनकरेज करने के लिए, उनका इनकम लेवल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार ने स्टार्ट की है. नंबर 3, इंडियन इंडस्ट्री. इसमें आएगा इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. राइट फ्रॉम 1948 टिल डेट, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस. Right from 1948 till date. Then we'll be talking about what are the various initiatives taken by the government in promoting MSME, micro, small, medium enterprises. What are the initiatives taken for small industry, cottage industry, village industry? और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या है हमारे, हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आती गई, which is very important. What are the major industrial products which we are exporting to the world? What are our strengths? What are our weaknesses? इन सब चीज़ों की बात होगी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग. वो कौन शख्स था जिसने पहली बार इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की? कब इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की बात? 1947 से पहले ही लोगों ने किताबें लिखना शुरू कर दी थी. इट वॉज M. विश्वेश्वरैया, एन एक्स इंजीनियर एंड एक्स दीवान ऑफ मैसूर. ही रोट द फर्स्ट बुक इन 1934. उसके बाद बॉम्बे प्लान आ गया, उसके बाद पीपल्स प्लान है, उसके बाद गांधीयन प्लान है, उसके बाद सर्वोदय प्लान है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लान था. ऑल दीज प्लान्स दे कल्मिनेटेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950 एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1952. तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. प्लानिंग कमीशन, क्योंकि अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, अब तो प्लानिंग कमीशन के बजाय अब आ गया नीति आयोग, NITI, National Institute for Transforming India. Planning Commission, which was established in 1950, has been replaced by a new institution by the present government on January 1st, 2015 में जनवरी में नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. क्या कारण बने, क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग? नीति आयोग के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं. इवन प्लानिंग कमीशन वो इंस्टीट्यूशन आज हमने बंद कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इंडियन प्लानिंग कमीशन भी आपको पढ़ना है और बड़ा विस्तार से.
What are the long-term objectives of Indian Planning Commission? What are the objectives of different plans? What were their targets? What were their achievements? What are the strong points of our Indian planning? What were the achievements? What were the failures? क्यों आज मोदी सरकार को प्लानिंग कमीशन को छोड़ के नीति आयोग एस्टैब्लिश करना पड़ा? क्या कारण बने? ये सब चीजें आपके सिलेबस में हैं, हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ, न्यू इकोनॉमिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बेटा, आपने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जो पीवी नरसिम्हा राव साहब और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या जरूरत पड़ी, क्यों करनी पड़ी? दीज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दीज आर कॉल्ड एज, व्हाट वर द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई in July 1991 by Dr. Manmohan Singh as the finance minister and P.V. Narasimha Rao as the Prime Minister of India. New economic policy is very important topic from this exam point of view. Then sixth, public finance is a very important chapter in your syllabus, जिस पे हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। विल टॉक अबाउट बजट। अरे बजट के बिना तो कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकती बेटा। आपका जब से यूटी बना तो इसका बजट जो है वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उन्होंने पेश किया। उस बजट पे भी बात होगी। टैक्सेस एंड कितना, कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और गवर्नमेंट कहां खर्चती है। बजट के बिना तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो लीवर है, इकोनॉमी का जो लीवर है, इकोनॉमी को चलाने वाला जो सिस्टम है, इट जनरेट्स फ्रॉम द बजट। कोई डिस्कशन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बिना बजट के नहीं हो सकती। पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेशन आएगा, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा, वेरियस सब्सिडीज जो दी जाती हैं लोगों को, उस सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। एंड देन विल टॉक अबाउट मनी बैंकिंग। लेट मी राइट इट ओवर हियर। मनी बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, मनी बैंकिंग, मनी। सेवंथ, मनी एंड बैंकिंग, monetary policy of India, monetary policy framed by RBI, and we will be talking about various whole of the banking structure. हम सब कमर्शियल बैंक्स की बात करेंगे, उनके रोल की बात करेंगे, उनके क्या फंक्शंस हैं, किस किस को कैसे लोनिंग हो रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं, जो मिसेस इंदिरा गांधी ने 1969 में एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया था अबाउट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। वो क्या कॉन्सेप्ट थी, और फिर एक कमेटी का गठन हुआ 1991 में, जिसमें नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट बोला गया उसको, उसमें उसको नेशनलाइजेशन को वापस किया। क्या कॉन्सेप्ट थी उसके बारे में भी हमारी डिस्कशन होगी। पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर जो इंडियन इकोनॉमी का है, we'll be talking about money and banking. Then we'll be talking about infrastructure. Infrastructure, that is healthcare, education, power sector, roads, railways, and their role in Indian economy. All these things are of paramount importance. And ninth, poverty and unemployment
पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन होती क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी इंडिया में क्यों है? व्हाट आर द कॉजेस? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी को दूर करने के गवर्नमेंट के कौन से प्रोग्राम रहे आज तक? बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उन सब प्रोग्राम्स का जिक्र होगा बाकायदा। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स विच वी सजेस्ट इन ऑर्डर टू रिमूव पॉवर्टी। यहां मैं एक बात भूल गया यहां बताना कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करोगे, यहाँ बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आप पुराने पेपर देखें, उसमें लिखा होगा बैंक रेट, उसके बाद रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद लिखा होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस और वगैरह वगैरह। ये मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको मॉनेटरी पॉलिसी पे इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यू आर आस्क्ड अबाउट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस and variety of other related concepts which do happen in when it comes to the discussion on Indian economy. अब हम आगे बात करेंगे, we'll be talking about what are the various economic systems. What are the economic systems? What are the various economic systems? There are, mainly speaking, three kinds of the economies. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं, दे आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स विच विल बी टॉकिंग अबाउट हियर। इकोनॉमिक सिस्टम्स, विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स or types of economies, types of economies। बेटा आपको यहां भी दिक्कत आए, यू कैन गो बैक एंड यू कैन आस्क मी। बड़े आराम से अपने डाउट साथ साथ क्लियर करें या बाद में भी क्लियर कर सकते हैं। यू आर वेलकम। जब मैं कहूँगा आज तो डेमो क्लास है, जब मैं उसके बाद मेन क्लासेस लेने पे आऊँगा तो तब तक आप बहुत सारे डाउट्स लेके आ जाएं। नंबर 1, कैपिटलिज्म। बहुत सारे कंफ्यूजन है इसके बारे में लोगों को। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। नंबर 2, सोशलिज्म और सोशलिस्टिक economic system. Third, mixed economy. These are the three main types of economic systems which are operating in whole of the world. पहले हम इन systems की बात करेंगे, फिर हम इस चीज की बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में कौन सा सिस्टम है और वो क्यों चुना। आज़ादी के बाद हमारे पास दो विकल्प थे कि या तो हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करें, जहां हम सोशलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करें। लेकिन उस वक्त ड्यू टू द फोरसाइटेडनेस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही ऑप्टेड फॉर ए मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों ऑप्ट किया, क्या कारण थे, वो मैं आपको बड़ा विस्तार से बताऊंगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे पेपर में 2-3 क्वेश्चन आपको इन सिस्टम से आते हैं। कैपिटलिज्म, पहले मैं कैपिटलिज्म की बात करूंगा। व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटलिज्म is a form of economic organization in which all the means of production are privately owned. All the means of production
are privately owned. ध्यान से सुनिए आप, कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है वेयर all the means of production are privately owned and profit is the main motive, is the main motive. ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, आप अमेरिका की बात करें, आप जापान की बात करें, आप सिंगापुर की बात करें, दीज आर बेसिकली सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. हालांकि ये भी आजकल प्योर कैपिटलिज्म नहीं है, इनमें भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाती है. तो मैं यहां लिखूंगा लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के तो कोई इकोनॉमिक्स नहीं सिस्टम चल रहा. लेकिन जैसे इंटरवेंशन हमारे मुल्क में है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऐसी ऐसी इंटरवेंशन नहीं होती है, बट थोड़ा बहुत रेगुलेशन रहता है वहां, बट ज्यादातर वहां फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है. फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एंटरप्राइज. हर प्रोड्यूसर को फ्रीडम है कि वो जो मर्जी काम करे, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए. अपने रिसोर्सेज को, मैंने बोला ना प्राइवेटली ओन्ड, क्या ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड. व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. These are the four means of production which we always talk. Please remember, land, labor, capital, organization. These are the four means of production, and these should be privately owned. These should be owned by the capitalist class. These should be owned by the industrialists, by the business people. Government is not owning the means of production. If at all it is owning, there is a very little control of the government over it. There is literally no control. और मैं इसलिए इसके संदर्भ में ये बात कर रहा था कि all these means of production which are owned by the government, there is a freedom to the producers, to the capitalists, to produce anything they like, which gives them profit. That's all. No social welfare. There is no social security network, no social security net. They produce only those goods which give them profit. That's all. तो जो means of production है, they are owned by the private people. और private people जब उनका यूज करते हैं, they are having freedom. There's a freedom of choice, freedom of enterprise, and there's a profit. There's a profit motive. Social welfare is not the motive. There are wide income inequalities. Wide income inequalities होंगी यहाँ. अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है. There are wide income inequalities. There are wide income inequalities. गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है. कोई तरीका नहीं है इन दोनों के गैप को मिटाने का. दिस इज कैपिटलिज्म. मैंने कहा ना, आजकल आपको कैपिटलिज्म मिलेगा अमेरिका में या सिंगापुर में या जापान में मिलेगा, लेकिन नॉट इन द ट्रू सेंस जैसे कैपिटलिज्म की हम कल्पना कर रहे हैं. बिकॉज कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा देश है जिसमें गवर्नमेंट की कोई ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है. और मैंने इसलिए लिख दिया था लीस्ट इंटरवेंशन. मैंने लिख दिया था लीस्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्राइज. जरूर लिखें आप, मेजर डिसीजंस in this system are taken by the private enterprise. Major decisions of what to produce and what not to produce are taken by the private enterprise. All decisions, all economic decisions. और एक और बात लिखें,
कि कंज्यूमर इज ए किंग। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक कंज्यूमर इज ए किंग, कहने का मतलब उसके पास मनी होना चाहिए, ही कैन कंज्यूम एनीथिंग ही लाइक्स provided he has the purchasing power, he has the money to purchase this. So this is all about capitalism. Now I talk about socialism. Socialism is a form of market organization, is a form of economic system in which all means of production are owned by the society, state. All means of production are owned by the society, and there is no private ownership. There is no private ownership of the means of production. लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे या तो सोसाइटी के, सोसाइटी मीन्स गवर्नमेंट के हैं, सिस्टम के हैं। वहां कोई टाटा बिरला नहीं होगा, वहां कोई अडानी नहीं होगा, कोई अंबानी नहीं होगा। एक सोशलिस्टिक सिस्टम, जैसे द देन यूएसएसआर जो होता था 2008 से पहले, द देन यूएसएसआर, बल्गारिया, Yugoslavia, these were some of the examples of the socialism, जहां सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, अरे आपका घर भी आपका नहीं होता, आपकी कोई लैंड का टुकड़ा भी नहीं होता, वो सब गवर्नमेंट का होता है, एंड यू आर ओनली द वर्कर्स, यू वर्क एंड एवरीबॉडी इज पेड अकॉर्डिंग टू वंस वर्क। ये जो है ना, नो वर्क नो वेजेस, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, सोशलिज्म है। देयर इज ए कंट्रोल्ड प्लानिंग सिस्टम। बेटा आपको मालूम होना चाहिए, जो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था, जो रशिया का था, ये बेसिकली 1928 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, हमने बाद में उसको बारो किया, लेकिन अपने ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, they are owned by the society, there is no private ownership, no profit motive, no profit motive, no profit motive, only social welfare। इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सोशल वेलफेयर, लोगों का भला। प्रॉफिट नोबडी अर्न्स प्रॉफिट। सोशलिज्म में प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट नहीं है। दे वर्क ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, दे वर्क ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रॉफिट की, बिकॉज एवरी एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। चलिए, आज मैं करना चाहता था लेकिन बेसिकली वो नहीं कर पाया। जैसे बड़ी दो कॉन्सेप्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और कुछ और डिस्कशंस, वो मैं अगली बार थोड़ा इसको दोबारा करूँगा, बिकॉज ये तो डेमो क्लास थी। मुझे एक बार फिर इसको करना है और विस्तार से करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम। मुझे अच्छा लगेगा बच्चे लोग आप क्वेश्चन पूछिए, ताकि मैं उनका जवाब दे पाऊँ और मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। अदरवाइज़ आज की क्लास मेरी तरफ से ख़त्म हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, बेटा जी यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं मुझे। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके ओके, बाय बाय बाय।